ओके। जो शॉर्टर एक्टिंग एजेंट है, जो लॉन्गर एक्टिंग एजेंट एट्रोपिन यूज़ होती है बच्चों के अंदर, ठीक है, 5 साल के अंदर, तो ये 24 आवर तक अप्लाई करते हैं। जबकि शॉर्टर एक्टिंग एजेंट है, फॉर एग्जांपल हिमाट्रोपिन, ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट होती है, ये इफेक्टिव साइक्लोप्लीजिया प्रोवाइड नहीं करती बच्चों के अंदर। हालांकि जो इफेक्टिव साइक्लोप्लीजिया वो एट्रोपिन प्रोवाइड करती है। इसकी वजह ये है कि जो सिलेरी मसल की जो टोन होती है चिल्ड्रन के अंदर वो हाई होती है, और जो एट्रोपिन है वो इफेक्टिव साइक्लोप्लीजिया प्रोवाइड करती है। जो ऑइंटमेंट होता है वो आई ड्रॉप के ऊपर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, क्योंकि अगर आई ड्रॉप दे देंगे तो इसकी वजह से सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ आई ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपरथर्मिया हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, सिक्रेशन सारी की सारी कम हो सकती है। तो बड़ों के अंदर ड्रग और चॉइस होती है साइक्लोप्लीजिया के लिए, तो ट्रोपिकामाइड होती है, जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी एस्मोलोल की 55% है। जो फंडोस्कोपी के लिए और मिड्रियासिस के लिए जो प्रेफर्ड एजेंट होता है वो फिनाइल एफ्रीन लिखा हुआ है यहाँ पर। फंडोस्कोपी के लिए और मिड्रियासिस के लिए हम यूज़ करते हैं फिनाइल एफ्रीन से, मैथमेटिक होता है, ठीक हो गया, ओके। और बच्चों के अंदर हम मेनली होमाट्रोपिन यूज़ करते हैं। इसके बाद है बीटा 2 एगोनिस्ट, जो रिटोट्रियन है बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, जो कि यूट्राइन मसल रिलैक्सेंट है, और ये प्री टर्म लेबर में दिया जाता है एज अ टोकोलिटिक एजेंट है। जो दूसरे बीटा 2 एगोनिस्ट है उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए, लाइक शॉर्टर एक्टिंग होती है, लॉन्गर एक्टिंग होती है, वेरी लॉन्गर एक्टिंग होती है। वेरी लॉन्गर एक्टिंग में इंडाकिट्रोल, ओलेटिट्रोल, विलेंटिरोल आ जाएगा, जबकि लॉन्गर एक्टिंग के अंदर साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल और आर फॉर्मेटिरोल है। शॉर्टर एक्टिंग के अंदर मेटाप्रोटिनोल, एल्ब्यूटिरोल है, लेवल ब्यूटिरोल है, पेरब्यूटिरोल है, टर्ब्यूटोलिन है, आइसोइरिथ्रोलिन है, फिनोटिरोल है, प्रोकैटिरोल है। इसके बाद चलते हैं प्लाज्मा हाइड्रोलिसिस बाय एस्ट्रेसिस रैपिड है। तो जो एस्मोलोल होता है बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होता है, जिसका रैपिड ऑनसेट होता है, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। एस्मोलोल क्या होगा, बीटा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट है, तकरीबन इसकी जो हाफ लाइफ वो 8 मिनट की होती है, रैपिड ऑनसेट और वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। जो ड्रग होती है वो एस्ट्रेस से मेटाबलाइज हो जाती है, बहुत जल्दी एस्ट्रेस से मेटाबलाइज हो जाती है आरबीसी के अंदर। जो एस्मोलोल है इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे बीटा ब्लॉकेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो पार्शियल लोडिंग डोज है वो एडमिनिस्टर की जाती है, फॉलोड बाय कंटिन्यूस इन्फ्यूजन डोज। जो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है एस्मोलोल की काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और बायो अवेलेबिलिटी ओरल फॉर्म में नहीं होती, ओके। जब इसको इंट्रावेनस फॉर्म में दिया जाता है, जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है एस्मोलोल की 55% होती है, ओके। इसके बाद चलते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट जो पॉइजनिंग है इसकी वजह से इरिवर्सिबल ब्लॉकेट होता है, यानी जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम की रिवर्सिबल ब्लॉकेट प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से कोलिनर्जिक इफेक्ट आता है पेशेंट के ऊपर। जो सिम्टम होती है वो डंबल्स वगैरह होती है। जो इमीडिएट मैनेजमेंट होती है वो एट्रोपिन होती है, ठीक है। जो ट्रीटमेंट होता है वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम रिएक्टिवेटिंग ड्रग से होता है, स्पेसिफिकली विद द एट्रोपिन होता है। जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस रिएक्टिवेटिंग ड्रग है इसमें पैरालिडोक्सिम और डाइसिटाइल मोनोक्साइम आ जाएगा। इनिशियली एट्रोपिन देती है 2 मिलीग्राम फॉर्म में, इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर फॉर्म में, हर 10 से लेकर 15 मिनट के बाद, यहाँ तक कि मस्कुलिनिक सिम्टम गायब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा पैरालिडोक्सिम 1 से लेकर 2 ग्राम दिया जाता है बाय स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन है। इसके बाद चलते हैं क्लोनिडीन की तरफ है। अच्छा, जो पैरालिडोक्सिम और ओबिडोक्सिम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, डैट मीन्स ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्शन को तो एंटागोनाइज कर देगी, लेकिन जो सीएनएस है उसके एक्शन को ब्लॉक नहीं कर सकते या वापस नहीं कर सकते। क्लोनिडीन होती है जो डायबिटिक डायूरिया होता है, वो मिडिल एज टाइप 1 पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर होता है, यानी डायबिटिक डायरिया डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर होता है टाइप 1 के अंदर। इसके अंदर ब्राउन वाटरी वॉल्यूमिनस स्टूल होते हैं, जो जिनके साथ टिनेसमस भी होता है। इन पेशेंट के अंदर जो जीआईटी या जीआई एड्रीनर्जिक फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है। डैट इज़ वाई कि अगर कोई भी एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट दोगे, ओके, तो वो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर आप जो ड्रग यूज़ करते हो ड्रग यूज़ करते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट। अल्फा 2 एगोनिस्ट के अंदर क्लोनिडीन आता है। क्लोनिडीन एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट है, जो कि पेरिफेरल एड्रीनर्जिक रिसॉर्प्टिव एब्नॉर्मैलिटीज़ को रिवर्स कर देता है। अब ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट है वो पोस्टरल हाइपरटेंशन का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसके अलावा जो क्लोनिडीन है वो डायबिटिक कंट्रोल को अल्टर नहीं करती। इसके अलावा हम सोमैटोस्टैटिन एनालॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ऑक्ट्रियोटाइड डायबिटिक डायरिया के लिए, या लोपरामाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एंटी डायरियल एजेंट होती है उनकी डिफरेंट कैटेगरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर होती है, फॉर एग्जाम्पल टिलोटिरेसाट, डायरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनकैफ्लिनेस इनहिबिटर, ओके। इसके अलावा ऑक्ट्रियोटाइड है, एलोसेट्रॉन है, क्रोफेलिमिर है, बाइलेसर सिक्वेस्टेंट है। तो ये सारी बहुत सारी ड्रग्स होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो रिलीज होती है एसिटाइलकोलिन की फ्रॉम द नर्व टर्मिनल, तो ये स्मॉल क्वांटा की फॉर्म में होती है, ओके, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए होती है। अब 2 टॉक्सिन्स होते हैं जो कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देती है। पहला है बोचुलिनम टॉक्सिन, दूसरा ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन। जो बोचुलिनम टॉक्सिन है रिलीज को इनहिबिट कर देता है, जबकि ब्लैक विडो स्पाइडर टॉक्सिन ये बहुत जल्दी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज करवा देता है और डिप्लीशन करवा देता है। जो बोचुलिनम टॉक्सिन है इसके 2 पार्ट होती है, ए और बी। जो ए और बी होती है एक्सोटॉक्सिन होती है, कोलेस्ट्रेडियम बोचुलिनम से प्रोड्यूस होती है कि बोचुलिज्म करवा देती है, जिसको फूड पॉइजनिंग करवाती है। ये न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन होती है, इनका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, एक्सोनल प्रोटीन के साथ जाकर इंटरेक्ट करती है। इसके बाद है
कि जो बोtulinum टॉक्सिन है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके काम करती है, प्री सिनेप्टिक एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्लॉक कर देती है। ओके, तो जो प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन होती है इसकी वजह से स्पास्टिसिटी कम हो जाती है ना, वैरायटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है। जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स होती है तो वो न्यूरो ट्रांसमिशन के साथ इंटरफेयर करती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब डिफरेंट यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, लाइक लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक नर्व के एक्सोन पे जाके काम करते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। हेमिकोलिनियम में कोलिनर्जिक नर्व ट्रैपियल में जाके बाइंड करती है, कोलिन के अपटेक को ब्लॉक कर देती है, इसके सिंथेसिस को स्लो कर देती है। विजामिक कोला कोलिनर्जिक टर्मिनल वेसिकल पे जाके काम करती है, ठीक है, इसके स्टोरेज को डिप्लीशन स्टोरेज को प्रिवेंट कर देती है, डिप्लीशन करवा देती है। तो रिजर्पिन एड्रीनर्जिक टर्मिनल वेसिकल पे जाके बाइंड करती है। ओके, ये स्टोरेज को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। टेरामीन और एम्फेटामीन क्या करती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवा देती है। विथेनाकोल है, ये मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है। ओके, स्पेसिफिकली मस्क्रीनिक पे वो भी M2 वाले पे जाके बाइंड करती है। वैसे M2 पे मेथानोकोल भी बाइंड करती है, मेथाकोलिन बाइंड करती है। जो एट्रोपिन है ये मस्क्रीनिक ब्लॉकर होती है। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब एट्रोपिन की पॉइजनिंग है, इसके बाद आगे चलती है। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट किया मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट होती है, जो कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं, इनकी वजह से सिक्रेशन कम हो जाएगी। इसका जो मिमोनिक होता है, हॉट एज अ हेयर, हॉट एज अ हेयर का मतलब टेम्परेचर काफी बढ़ गया है। ब्लाइंड एज अ बैट का मतलब मिड्रियासिस हो गया। ट्राई एज अ वन का मतलब सिक्रेशन सारी की सारी कम हो गया। रेड एज अ बीट का मतलब फ्लशिंग हो गया। मैड एज अ हिटर का मतलब है डिलीरियम हो सकता है। जो इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एजेंट होती है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देती है, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट होती है, इसकी वजह से स्लज सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। एंटीडोट होता है, एट्रोपिन होता है। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है, जो नियोस्टिग्मीन है, ये कोलिनर्जिक एजेंट होती है, जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देती है। ओके, जो एसिटाइलकोलिन है इसके अंदर मियोसिस करवा देता है। फाइसोस्टिग्मीन एट्रोपा और बेलाडोना पॉइजनिंग में देती है, जबकि नियोस्टिग्मीन माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर देती है। इसके अलावा स्नेक बाइट की पॉइजनिंग में देती है, क्यूरारी की पॉइजनिंग में देती है, पोस्ट हेपेटाइटिक पैरालिटिक आइलियस में देती है, या फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट को रिवर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद रिवर्सटिग्मीन अल्जाइमर डिजीज के अंदर देते हैं, पार्किंसन डिजीज के अंदर देते हैं। इसके बाद ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए हम एट्रोपिन देते हैं। ओके, इसके बाद है पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं M1 M2 M3 है। जो M1 होता है न्यूरोनल रिसेप्टर होता है, गैंग्लियोनिक सेल के ऊपर और सेंट्रल न्यूरॉन के ऊपर पड़ा होता है, स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स के अंदर पड़ा होता है। तो ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाते हैं M1, रिलैक्सेशन ऑफ लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है जो कि वेगल स्टिमुलेशन की वजह से होता है। CNS के अंदर लर्निंग, मेमोरी और मोटर फंक्शन होती है। M2 हार्ट के ऊपर पड़ी होती है, वेगल इनहिबिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जो आउटर रिसेप्टर होते हैं कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल पर, वो भी M2 ही होती है। M3 होते हैं विसरल स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ग्लैंडुलर सिक्रेशन कराते हैं M3 रिसेप्टर के जरिए। ओके, जो M3 रिसेप्टर होते हैं ये बेसिल डायलेशन को मीडिएट करते हैं थ्रू द एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। ओके, जो M2 और M3 है मोस्टली जो इफेक्टर फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब इसके बाद M2 इस मस्क्रीनिक रिसेप्टर लाइक M1 CNS के अंदर स्टोमक के अंदर होते हैं, M2 हार्ट के ऊपर, M3 रिमेनिंग के ऊपर होती है। फंक्शन क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन या CNS की एक्साइटेशन। M2 का मतलब होता है, M2 का फंक्शन होता है हार्ट रेट को कम कर देना, जबकि M3 का मतलब है हर चीज़ को बढ़ा देना। एगोनिस्ट के अंदर आता है ऑक्सीट्रिमोरिन है, ठीक है। M2 का जो एगोनिस्ट है वो मेथाकोलिन है, जबकि M3 का बिथेनाकोल होती है। ओके, जो एंटागोनिस्ट होता है M1 का पिरेंजापिन टिलेंजापिन है, जो M2 का होता है उसका नाम है ट्रिपिटेरामीन है, और जबकि M3 का टोल्टेरोडिन और डायरिफिनासिन सोलिफिनासिन है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर जो अल्फा बंगारोटॉक्सिन होता है ये एलापिड विनम से निकाला जाता है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर देता है, मसल की वीकनेस प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेटरी फेलियर कर देता है। निकोटिनिक रिसेप्टर है, तो निकोटिनिक रिसेप्टर दो टाइप की होती है, NN और NM। जो NN होते हैं तमाम ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के ऊपर पड़े होते हैं, एड्रीनल मेडुला पे पड़े होती है। NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर पड़े होती है। जो NN है ये इम्पल्स की ट्रांसमिशन करती है, नोरेपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन की सिक्रेशन करती है। जो NN है इसके एगोनिस्ट में निकोटीन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो NM है इसके एगोनिस्ट में एसिटाइलकोलिन है। ओके, जो एंटागोनिस्ट में इसमें हेक्सामिथोनियम ट्राइमेथाफेन है, जबकि NM के अंदर ट्यूबाकोलिन और अल्फा बिंगारोटॉक्सिन होता है। अल्फा बिंगारोटॉक्सिन लैपिड विनम से निकाला जाता है, मस्कुलर वीकनेस प्रोवाइड कर देता है। इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग मस्क्रीनिक ब्लॉकर होते हैं। जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड होता है इसको इनहेलेशन फॉर्म में देती है। ओके, तो ये ट्रांसिएंट लोकल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल ट्राइमा होता है ट्रैकिया के अंदर, और ट्रैकिया के अंदर ब्रोंकाई के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस कर देता है। इसका टेस्ट भी बड़ी गंदा होता है, लेकिन जो सिस्टमिक इफेक्ट होते हैं वो रेयर होते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली पुअर होती है। अब डिक्रीज फॉस्फोडाइस्ट्रेस एक्टिविटी है, जो अमाइनोफाइलिन होते हैं और मिथाइलजिंदिन होती है, इन्होंने किस तरह से काम करना, उन्होंने फास्फोडाइस्ट्रेस के एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देना। इसके अलावा एडिनोसिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं और ये कैल्शियम को रिलीज करवा देते हैं द कार्डिकोस्केलेटल मसल। एस्थमा के अंदर, COPD के अंदर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर इस्तेमाल होती है। ऑक्सीब्यूटानिन सिलेक्टिवली M3 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है, ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी दोनों ज़्यादा हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब वो कौन सी ड्रग होती है जो कि ओवर एक्टिव ब्लैडर में दी जाती है, उसका निमोनिक होता है सॉफ्ट ब्लैडर है, तो ऐसे होगा सोलिफिनासिन होगा, ठीक है। वैसे मेरा बैकग्राउंड में यूज
यूज़ करते हैं। मेरा बैकग्राउंड क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। सोलिफिनासिन है, ऑक्सीब्यूटानिन है, इसके अलावा फ्लोवक्सेट है, फोस्टिरोडीन है, टोल्टिरोडीन है, ट्रोस्पियम है, डायरिफिनासिन है। तो ये ड्रग होती है। मेरा बैकग्राउंड बीटा 3 एगोनिस्ट होता है, ओवर एक्टिव ब्लडर के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद एल्फ्यूजासिन है, एल्फ्यूजासिन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, अल्फा 1 ब्लॉकर है। तो ये बीपीएच को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बिथेनाकोल M3 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देती है। एटोनिक ब्लडर को या यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। जो बिथेनाकोल है इसका मेनली मस्कुलिनिक एक्शन होता है विदाउट इफेक्ट निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये यूरिनरी रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। स्पेसिफिकली अगर वो जनरल एनेस्थीसिया या यूरिनरी या डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से हुआ है। जो बिथेनाकोल है वेस्टाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम से नहीं टूटती, ना ही सूडोकोलिनेस्टरेज से। दैट इज वाई इसकी हाफ लाइफ काफ़ी बड़ी होती है। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव या न्यूरोजेनिक ब्लडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जीआईटी के को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर जीरोस्टोमिया हो गया तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। साइड इफेक्ट में हाइपरथायराइडिज्म में एमआई होता है क्योंकि कंडक्शन ब्लॉक हो सकता है, पेप्टिक अल्सर है, स्टमक कार्पेशन हो सकती है। आगे है अल्फा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर ब्लड वेसल के ऊपर पड़े होते हैं। अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रक्शन आपके बीटा 2 वेजो डायलेशन करती है। अब डिफरेंट रिसेप्टर की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है। लाइक अल्फा 1 है ब्लड वेसल के ऊपर पड़े होते हैं, स्मूथ मसल के ऊपर पड़े होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड के ऊपर पड़े होते हैं, तो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, ओके। जी क्यू से कपल्ड होते हैं। अल्फा 2 जीआई से होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे जीएस से होते हैं। अल्फा 2 मेनली प्री सिनेप्टिक होते हैं, वहाँ पर नोरेपिनेफ्रिन के रिलीज को या इनहिबिट कर देते हैं, ब्रेक अप्लाई कर देते हैं। बीटा पर रिलीज को बढ़ा देते हैं, इंसुलिन की नहीं, इंसुलिन की रिलीज को इनहिबिट कर देते हैं। जो बीटा 2 वाले होते हैं वो आई थिंक बढ़ा देते हैं, ठीक है, ओके। जो बीटा 3 वाले होते हैं डिपोसाइड के ऊपर पड़े होते हैं, वहाँ पे लाइपोलाइसिस करवा देती है, जबकि डेट्रोजो के ऊपर रिलैक्सेशन करा देती है। इसका जो एगोनिस्ट है वो मेरा बैकग्राउंड है। तो सिम्पैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक होती है। आगे इनके फंक्शन लिखे हुए है। सिम्पैथेटिक फाइबर है, उसने हार्ट की स्टिमुलेशन करानी है, कंस्ट्रक्शन करानी है और बाकी सारे ऑर्गन को इनहिबिट कर देना होता है, ठीक है। जो रिसेप्टर होते हैं सिम्पैथेटिक फाइबर के वो बीटा 1 होते हैं, हार्ट के ऊपर, बीटा 2 लंग्स के ऊपर, मसल के ऊपर, लिवर के ऊपर होते हैं। बीटा 2 की वजह से ब्रोंकोडायलेशन हो सकती है, ब्रोंकियल कैलिबर बढ़ जाएगा। आगे पैरासिम्पैथेटिक का बता रहे हैं। आगे चलते हैं। जो एपिनेफ्रिन होती है, ओके, या नोरेपिनेफ्रिन, दोनों एंडोजीनस कैटेकोलामिन होते हैं। ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत सारे एक्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक ब्रैडीकार्डिया, टैकीकार्डिया बाय एक्टिंग द स्पेसिफिक रिसेप्टर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है मेनली वो कार्डिक आउटपुट से डिटरमिन होता है। इसको आपने कोर्स से समझना है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कार्डिक आउटपुट से डिटरमिन होता है। कार्डिक आउटपुट बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करती है। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर पड़ी होती है, जिनके स्टिमुलेशन की वजह से टैकीकार्डिया होता है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ये स्टेट और ब्लड वेसल के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं ये ब्लड वेसल के ऊपर पड़े होते हैं, जो कि आगे एक्टिवेशन से वेजोडाइलेशन करा देती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के जरिए कम हो जाएगा। जो अल्फा रिसेप्टर है वेसल वाल के ऊपर पड़े होते हैं, जिनकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो टीपीआर बढ़ जाएगा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो बैरल रिसेप्टर रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन चलेगा जो कि हार्ट रेट को कम कर देगा वाया एक्टिवेशन ऑफ M2 रिसेप्टर। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ वाई हार्ट रेट बढ़ जाएगा। नोरेपिनेफ्रिन नॉर्मली हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको एट्रोपिन के बाद देते हो, ठीक है, तो एट्रोपिन ने क्या कर देना है, एट्रोपिन ने M2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देना, तो आपको हार्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली नोरेपिनेफ्रिन करती है, नोरेपिनेफ्रिन ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, वो आगे रिफ्लेक्स बैरल रिसेप्टर से रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया चला देगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर एट्रोपिन दे दोगे तो बढ़ जाएगा। जो एपिनेफ्रिन होती है सारे रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है, लेकिन नोरेपिनेफ्रिन होती है अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पर जाके बाइंड करती है। अब इनके इफेक्ट को देख लेते हैं। जो एपिनेफ्रिन होती है वो टैकीकार्डिया कराती है बीटा 1 के जरिए, और इसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि अल्फा 1 और बीटा 2 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन नोरेपिनेफ्रिन की वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू अनअपोज्ड अल्फा 1 एक्शन और रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया होता है। अब इनके एक्शन को देख लेते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन के एक्शन को। जो एपिनेफ्रिन होती है उसने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना वाया बीटा 1, ठीक है, बात तो समझ आ जाती है। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो बीटा 2 और अल्फा 1 दोनों पे डिपेंड करता है। तो एपिनेफ्रिन का कोई इतना खास एक्शन नहीं होता, ठीक है। हार्ट रेट इसकी वजह से डायरेक्टली बढ़ता होता है, इनडायरेक्टली कोई एक्शन नहीं होता और नेट इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। जो नोरेपिनेफ्रिन है उसने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना बीटा 1 के जरिए। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर के जरिए काम करते हैं। हार्ट रेट की बात करते हैं तो हार्ट रेट को डायरेक्टली बढ़ा देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हार्ट रेट को ज़्यादा कम कर देते हैं। तो ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या होगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर एट्रोपिन अप्लाई करोगे तो फिर हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आगे बीटा 1 है, जो डोब्यूटामिन होती है सिलेक्टिव बीटा 1 एगोनिस्ट होती है, ओके, ठीक है। लेकिन इसका जो मेनली एक्शन होता है बीटा 1 पे होता है, ठीक है, हार्ट की फोर्स ऑफ कंडक्शन को बढ़ा देना, आउटपुट को बढ़ा देना। लेकिन हार्ट रेट के ऊपर, बीपी के ऊपर और पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर इतना ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं होता। एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर इनोट्रोपिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होती है। मिडोट्रेन ये डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक अल्फा 1 होती है, नॉन कैटेकोलामिन होती है। इसकी प्राइमरी इंडिकेशन ये है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, स्पेसिफिकली ड्यू टू इम्पेयर्ड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फंक्शन है। इसके अलावा ये हाइपरटेंशन करवा सकती है व्हेन द पेशेंट इज सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन के अंदर हाइपरटेंशन करवा देती है। जो अल्फा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होती है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, आर्ट्रियोलर और वीनस स्टोन को, ठीक है, ओके।
इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि साइड इफेक्ट में पैरेस्थीसिया, पाइलोरेक्शन, प्रूराइटस, सुपाइन पोजीशन है। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि जो अल्फा 1 सिलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं इनके फंक्शन बता रहा था। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ओके, इसके अलावा आर्टेरियल और वीनस टोन बढ़ जाती है। फाइनली इसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाएगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन के अंदर साइड इफेक्ट बताया हुआ है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन ये बताया गया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एटलीस्ट 20 मिलीमीटर और मर्करी कम होना चाहिए। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तकरीबन 10 मिलीमीटर मर्करी कम होना चाहिए जब बंदा खड़ा होता है। 3 मिनट के अंदर अंदर ऐसा होना चाहिए। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रक्टर फेलियर की वजह से होता है। जो डिलेड ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन है उसमें डिलेड इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी 3 मिनट के बाद। जो साल्ब्यूटामोल होती है उसके लिए टैकीफाइलैक्सिस है। टैकीफाइलैक्सिस एक्यूट रैपिड डिक्रीज होता है, किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स कम हो जाता है, फौरन ही कम हो जाता है आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इनिशियल डोज के पास या सीरीज ऑफ स्मॉल डोजेस के बाद देखने को मिलता है। ओके, जो एगोनिस्ट की इनहेलेशन होती है, फॉर एग्जांपल फॉर द बीटा 2 एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल साल्ब्यूटामोल, एल्बिटोल होती है, तो ये मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट होता है अस्थमा के अंदर। जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है बीटा 2 रिसेप्टर का, तो वो टैकीफाइलैक्सिस करवा देता है। अगर डोज को बढ़ा दोगे तो डोज को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसके ओरिजिनल रिस्पॉन्स को आप रिस्टोर कर सके। तो इसके लिए जो टैकीफाइलैक्सिस होता है इसके लिए सैड नेट है। सैड साल्ब्यूटामोल, एम्फेटामिन, डोब्यूटामिन होता है, इसके अलावा निकोटीन, इफेड्रिन और टेरामीन है। तो साल्ब्यूटामोल, ठीक है, सैड नेट है। ओके, अब इसके बाद नेटालोल है। जो नेटालोल होती है बीटा एंटागोनिस्ट होती है। ओके, जो बहुत सारी बीटा एंटागोनिस्ट होती है उनकी हाफ लाइफ होती है 3 से लेकर 10 घंटे के अंदर होती है। लेकिन जो इसकी मेजर एक्सेप्शन है एस्मोलोल होती है। एस्मोलोल की जो हाफ लाइफ 10 मिनट तक होती है, 8 मिनट तक होती है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होती है। जो नेटालोल होती है लॉन्गेस्ट एक्टिंग होती है, जबकि एस्मोलोल सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हाफ लाइफ होती है नेटालोल की रीनल फेलियर के अंदर प्रोलॉन्ग हो जाती है। दैट इज़ वाई ये रीनल फेलियर के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बीटा ब्लॉकर जो कि रीनल फेलियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है उसका निमोनिक है ANS। तो एसेटिनोलोल, नेटालोल और सोटालोल है। आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए बीटा ब्लॉकर के बारे में। लाइक जो बीटा 1 होती है हार्ट के ऊपर होती है। दैट इज़ वाई सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कार्डियक कंडक्शन को ही अफेक्ट करती है। जो बीटा 2 रिसेप्टर होती है रिस्पिरेटरी पाथवे के ऊपर, लीवर के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर होती है। तो जो बीटा 2 होती है ये अस्थमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, प्री टर्म लेबर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मोस्ट कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तो नेबिवलोल होती है। लॉन्गेस्ट एक्टिव नेटालोल, शॉर्टेस्ट एक्टिव एस्मोलोल है। बीटा ब्लॉकर जो कि ओपन एंगल ग्लूकोमा में दी जाती है वो टेमोलोल बिटॉक्सोलोल होती है। आगे एस्मोलोल की तरफ चलती है। एस्मोलोल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होती है जिसका कोई पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिंग और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्शन नहीं होता। जिसको मेटाबोलाइज करने वाला सूडोकोलिनेस्टरेज होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है। ओके, अब ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, इसके अलावा ये एपिसोडिक एट्रियल फिब्रिलेशन ऑफ फ्लटर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एनेस्थीसिया में एरिथमिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। हार्ट की सर्जरी में बीपी या हार्ट रेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है, या MI के ट्रीटमेंट के अंदर बीपी या हार्ट रेट को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बहुत सारे पेशेंट होते हैं बीटा ब्लॉकर से सेंसिटिव होती है। दैट इज़ वाई कि अगर बीटा ब्लॉकर लेते हैं फौरन ब्रैडीकार्डिया हो जाता है तो उनको बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव पेशेंट कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीटा ब्लॉकर होते हैं जिनके पास इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है। अब जो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, ओके, यानी ये कुछ ना कुछ पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी होती है, ये स्टिमुलेट कर सकते हैं बीटा 1 रिसेप्टर या बीटा 2 रिसेप्टर, लेकिन वह सब मैक्सिमम होता है। अब इसकी वजह से ये होता है कि जो ब्रैडीकार्डिया या डिप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी ना होने के बराबर होती है, और जो विट्रॉल की वजह से हाइपरटेंशन या एंजाइना प्रेसिपिटेट नहीं होता। कौन से बीटा ब्लॉकर होते हैं जिनके पास पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी, तो सैलिप्रोलोल होता है, ऑक्सपिरानोल, पेनबिटालोल, पिंडालोल, कैटिलोल, एस्पिटालोल और बोपिंडालोल होती है। ओके, तो आप याद रख लो हैव पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, ओके, वैसे यहाँ पे उन्होंने कोपिन कैब लिखा हुआ है। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे है एटिनोलोल है। तो जो लिपिड सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर होती है ये किडनी से एक्सक्रीट होती है। दैट इज़ वाई दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ANS का याद रख लो, एटिनोलोल, सोटालोल और नेटालोल है। अब कैर्बिडालोल है। कैर्बिडालोल 3rd जनरेशन बीटा ब्लॉकर है जिनके पास बीटा 1, बीटा 2 और अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी होती है। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन को ब्लॉक कर देती है, सॉरी ये पेरिफेरल वेजोडाइलेशन प्रोड्यूस कर देती है क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा L टाइप कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर देती है। जो कैर्बिडालोल है ये फ्री रेडिकल इंड्यूस लिपिड पर ऑक्सीडेशन को भी ब्लॉक कर देती है कैर्बिडालोल। ठीक है, लिपिड फ्री रेडिकल इंड्यूस लिपिड पर ऑक्सीडेशन है। जो अदर 3rd जनरेशन है उसमें लेबिडालोल, ब्यूसिनडालोल आ जाती है। जो टोलाजोलिन है अल्फा 1 रिसेप्टर है उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, अल्फा 1A और अल्फा 1B। जो अल्फा 1A होती है ब्लैडर की नेक के अंदर और यूरिथ्रा में देखने को मिलते हैं, प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, जबकि अल्फा 1B ब्लड वेसल में देखने को मिलते हैं। जो सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है इसमें टाइमसेलोसिन, सिलोडोसिन आ जाती है जो कि यूरिथ्रा और ब्लैडर नेक के मस्कुलेचर की रिलैक्सेशन करा देती है। जो अल्फा रिसेप्टर उसको नॉन सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है और मिसलेनियस में। जो नॉन सिलेक्टिव है उसको मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल है। जो रिवर्सिबल है फेंटोलामिन और टोलाजोलिन है जिसको प्रिस्कोलिन भी कहते हैं, जबकि रिवर्सिबल के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन है। जो अल्फा 1 ब्लॉकर है उसमें प्राजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साजोसिन, अल्फाजोसिन है, टाइमसालोसिन, सिलोडोसिन है, जबकि बीटा अल्फा 2 ब्लॉकर में यूहेम्बिन वगैरह आ जाता है। ठीक है,
और इसके अलावा एडोसोक्सान भी आ जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट विद बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, हाइपरटेंशन और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, तब आप अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर लाइक प्राइजोसिन, टिराजोसिन, डॉक्साइजोसिन, अल्फोजोसिन यूज़ करते हैं। नॉन हाइपरटेंसिव पेशेंट है लेकिन बीपी अच्छा तो टेमसेलोसिन, सिलोडोसिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, तो पोस्टल हाइपरटेंशन हो सकता है या रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन वगैरह भी हो सकती है। ओके, जो ड्रग चॉइस होती है फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए तो वो फिनॉक्सीबेंजामीन होती है। चीज़ रिएक्शन के लिए क्लोनिडीन इंड्यूस रिबाउंड हाइपरटेंशन के लिए फेंटोलामीन या टोलाजोलिन इस्तेमाल हो सकती है। प्राइजोसिन का फर्स्ट डोज फिनोमिना होता है। फर्स्ट डोज फिनोमिना का मतलब है कि सडन सीवियर हाइपरटेंशन होती है। जब हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं यानी लेटे हुए और स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं तो फ़ौरन ही पोजीशन चेंज करने की वजह से जो हाइपरटेंशन होती है उसको फर्स्ट डोज इफेक्ट कहते हैं। ये अल्फा ब्लॉकर की वजह से या इनहिबिटर की वजह से देखने को मिलती है, लेकिन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की वजह से ज़्यादा देखने को मिलती है। प्राइजोसिन की वजह से ज़्यादा होती है। प्राइजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साइजोसिन, अल्फाजोसिन होती है। तो दूसरे ड्रग है जो कि फर्स्ट डोज इफेक्ट करवा देती है और फेंटोलामिन, टोलाजोलिन और फिनॉक्सीबेंजामीन है। जो फिनॉक्सीबेंजामीन है कोवेलेंटली बाइंड करती है, रिवर्सिबल ब्लॉकिंग प्रोवाइड कर सकती है। फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ड्रग का चॉइस है। जो रिवर्सिबल अल्फा बलोन ब्लॉकर है, रिवर्सिबल अल्फा ब्लॉकर के अंदर फेंटोलामिन और टोलाजोलिन आ जाती है। क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट, आइसोप्रेनालिन है, बीटा एगोनिस्ट होता है। बीटा 1 और बीटा 2 दोनों जगह पर जाके बाइंड करता है। क्लोनिडीन अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद हम आगे चलते हैं पाइलोकार्पिन की तरफ। पाइलोकार्पिन क्या होती है? पाइलोकार्पिन ऐसी ड्रग होती है जो कि पिपिलरी डायलेटर मसल या को स्टिमुलेट करती है, पिपिलरी डायमीटर को बढ़ा देती है ताकि फंडोस्कोपी को बढ़ा सके। यानी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि पिपिलरी डायमीटर को बढ़ा देती है तो उनको मिड्रेटिक कहते हैं। फंडोस्कोपी को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो आइज होती है उसको कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से मियोसिस होती है, जबकि सिम्पैथेटिक की वजह से मिड्रेसिस होती है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक एट्रोपिन और सिम्पैथोमिमेटिक फिनाइलेफ्रिन मिड्रेसिस करवाती है। पाइलोकार्पिन पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है जो आगे मियोसिस वगैरह करवा सकती है। ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक ड्रग है, साइक्लोप्लेजिक ड्रग भी है। तो ये मिड्रेसिस प्रोवाइड करती है। मिड्रेसिस क्यों? ताकि फंडोस्कोपी के लिए इस्तेमाल कर सके, रेटिना के फुल विजुअलाइजेशन कर सके। ग्लूकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। सिलेरी मसल की पैरालिसिस करवा सकती है, ओके। तो ये आइरिडोसिस साइक्लाइटिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको एंटीरियर यूवाइटिस कहते हैं। एपिनेफ्रिन और फिनाइलेफ्रिन सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है जो कि रेडियल मसल पर जाके काम करती है, पिपिलरी डायलेटेशन करवा देती है। इसके बाद है फेंटोलामीन। फेंटोलामीन होता है अल्फा ब्लॉकर होता है, मियोसिस करवाता है, मिड्रेसिस नहीं करवाता, क्योंकि जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं इसके अंदर वो आगे मिड्रेसिस करवा देते हैं। ट्रोपिकामाइड है, ट्रोपिकामाइड ये मिड्रेटिक एजेंट होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एट्रोपिन की हाफ लाइफ होती है, स्कोपोलामिन है, होमरट्रोपिन है, साइक्लोपेंटेनोलेट और ट्रोपिकामाइड है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोप्लेजिक एजेंट है वो एट्रोपिन होती है। साइक्लोप्लेजिक एजेंट बच्चों के अंदर एट्रोपिन होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो होती है वो सिलेरी मसल की टोन काफ़ी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ओके। जो साइक्लोप्लेजिक एजेंट होती है अडल्ट के अंदर तो वो ट्रोपिकामाइड होती है। एंटीविनन है। जो जनरल टाइम गाइडलाइंस तो यहाँ पर पहला है कैंटिरॉइड्स और नॉन कैंटिरॉइड्स एंटीविनोम होता है। पता नहीं अजीब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पर। अच्छा, स्कॉर्पियन विनोम का यहाँ पर बात लिखी है। स्कॉर्पियन विनोम के अंदर न्यूरोटॉक्सिन होता है, कार्डियोटॉक्सिन होता है, नेफ्रोटॉक्सिन होता है, ओके। तो जो अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं लाइक पिराजोसिन है वो स्कॉर्पियन विनोम को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद टॉलटिरोडीन है। टॉलटिरोडीन सिलेक्टिव M3 रिसेप्टर ब्लॉकर होती है। इसका प्रेफरेंशियल एक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ठीक है। तो जो M3 सिलेक्टिव मस्क्रेनिक ब्लॉकर है उसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है टॉलटिरोडीन की। टॉलटिरोडीन है, फोस्टिरोडीन होती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर है जिसकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी बढ़ी हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हम करते होते हैं। जो प्रिंजपीन है सिलेक्टिव M1 ब्लॉकर होती है जो कि एंटासिड है पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करने के लिए। अल्फाजोसिन अल्फा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर है, ब्राइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। जो बिथेनाकोल होती है ये M3 रिसेप्टर को हम स्टिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली ब्लैडर के ऊपर, एटोनिक ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद ऑक्सीब्यूटानिन मस्क्रेनिक ब्लॉकर होती है, सिलेक्टिव M3 रिसेप्टर ब्लॉकर ब्लैडर स्पैज्म को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मिमोनिक होता है सॉफ्ट ब्लैडर। पाइलोकार्पिन डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है, ओके। जो बिथेनाकोल M3 रिसेप्टर पर जाके बाइंड करती है ब्लैडर के ऊपर। जो सीवीमेलिन है ये न्यूली अप्रूव्ड ड्रग है, जीरोस्टोमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है शॉकगन सिंड्रोम के अंदर। ऐसे पेशेंट जो कि कीमोथेरेपी करवा रही है वो भी हम सीवीमेलिन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें उनके अंदर भी जीरोस्टोमिया वगैरह हो सकता है या सलाइवरी ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो सकती है। जो मैथाकोलिन होता है ये डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है, मायोकार्डियम पे जाके बाइंड करती है। ये टैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ओके। इसके अलावा ये ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी को ये डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होती है जिसको मैथाकोलिन चैलेंज टेस्ट कहते हैं। तो हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फार्माकोलॉजी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम CNS फार्माकोलॉजी को कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।